पूर्व पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सर, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मुख्तार अंसारी, सर आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही। सर, मुख्तार अंसारी के निधन की खबर सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, अभी एक पता चला है कि इसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अब किसी की मौत पे क्या बोलना है, लेकिन ये भी बात सही है कि जो लोग जैसा कर्म करते हैं देर सवेर उनके सामने आता है। बहुत से लोगों के साथ इन लोगों ने गलत किया होगा, उनकी बद्दुआएं और उनकी आहें आज लगी हैं इनको। 20 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, 2004 जनवरी में। तत्कालीन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और मैंने एक लाइट मशीन गन पकड़ा था जिसको ये खरीदना चाहते थे कृष्णानंद को मारने के लिए। और उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था, पोटा लगा था, लेकिन मेरे गुड वर्क को जहाँ मुझे हम लोगों को टीम को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देना चाहिए, उल्टा हुआ और हम ही लोगों को विक्टिम की तरह से ट्रीट किया गया और ये दबाव बनाया गया कि इस केस को वापस ले लिया जाए और मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ। नतीजन मुझे 15 दिन बाद पुलिस फोर्स से मैं रिजाइन करके और बाहर निकल गया और आज का दिन बड़ा दिन। जी सर, हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी जी शैलेंद्र जी, रणवीर बोल रहा हूँ। आपसे मेरी मुलाकात हुई थी और आपने वो जो कहानी बताई, शैलेंद्र साहब, आपने जो मुझसे मिलके कहानी बताई थी कि किस तरीके से एलएमजी बरामद हुआ था और जब एलएमजी बरामद हुआ और आपने नौकरी छोड़ दी तो मकान तक ढूंढने में आपको दिक्कत हुई थी और किस तरह से धमकियां मिलती थी, उसकी ज़रा कहानी विस्तार से आप बताएं, क्योंकि वो एलएमजी बरामद कैसे हुई थी ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बात सही है। देखिए, उस समय कृष्णानंद और मुख्तार अंसारी के बीच में राइवलरी चलती थी और लखनऊ में ही इन लोगों के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी कैंट क्षेत्र में। और शासन ने कहा कि इन लोगों को आप फोन इनके जो है लिसनिंग पे लीजिए और सुनिए, कहीं कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। उसी दौरान ये बात पता चली कि मुख्तार अंसारी एक लाइट मशीन गन जो आर्मी से चुराया गया है और वहाँ का भगोड़ा एक बाबूलाल यादव था, वो बेच रहा था इसको। 1 करोड़ में सौदा तय हो गया। अंत में शासन प्रशासन ने कहा कि नहीं, इसको आप तुरंत रिकवर करिए, नहीं तो बड़ी वारदात हो जाएगी। लाइट मशीन गन बहुत बड़ी चीज होती है। तो खैर जान पे खेल के हम लोगों ने उसको रिकवर किया और रिकवर करने के बाद हालात उल्टे हो गए। मुख्तार अंसारी फंस गया था पोटा में और उसने दबाव बनाया। अल्पमत की सरकार, आप जानते हैं, मुलायम सिंह की थी, कि हमारा केस रफा दफा किया जाए वरना मैं सरकार से समर्थन लूंगा। और फिर लास्ट में हम लोगों पर दबाव पड़ने लगा कि नहीं, केस वापस लीजिए, और मैंने मना कर दिया, ये संभव ही नहीं है। और नतीजा ये हुआ कि मुझे बनारस की यूनिट क्लोज करके यहाँ बुला लिया गया। रातों रात बनारस के आईजी, डीआईजी रेंज के और लखनऊ के जो हमारे एसटीएफ के एसएसपी थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया और एक मैसेज दिया गया, इस मामले में जो भी पड़ेगा बीच में उसके लिए ठीक नहीं होगा। और जैसा 15 दिन बाद में जब रिजाइन कर दिया, तो रिजाइन करने के बाद भी इन लोग पीछे पड़े रहे। मुलायम सिंह जी ने मुझे जेल भेजा था उस समय, लेकिन मेरा सौभाग्य जब योगी जी मुख्यमंत्री बन के आए तो उस केस को वापस ले लिया। और आपसे, जैसा मैंने आपसे अपना अनुभव भी शेयर किया था, कि इतना तक पब्लिक में दबाव था कि कोई मुझे सरकारी मकान छोड़ने के बाद किराए का मकान भी नहीं दे रहा था। कहीं मैं अपनी आजीविका के लिए कुछ करना चाहूँ तो वहां मना कर दिया जाता था। तो एक वो दौर था। आज आप देख रहे हैं निजाम बदला है तो सब कुछ किस तरह से बदल गया है। यही पब्लिक जो डरी रहती थी अब गवाही दे रही है। 2-2 केस में इनको आजीवन कारावास हुआ अभी कुछ ही समय में। और मैं जानता हूँ कि शासन प्रशासन अगर सख्त हो जाए और माफिया अपराधी की हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी कर ले अपने मन से, जब तक इनको राजनीतिक प्रेशर न मिले। शैलेंद्र जी, एक सवाल उस दौर का पूछना चाहूँगा जब आप पुलिस फोर्स में थे और मुख्तार अंसारी का रसूख अपने बिल्कुल शबाब पर था। उस दौर में मुख्तार अंसारी की गतिविधियाँ किस तरह की होती थी, कैसे कमाई होती थी, कैसे जो है प्रभाव बढ़ाने की जद्दोजहद होती थी, कैसे गैंग वॉर हुआ करता था पूर्वांचल में, थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर आप बता सकें तो। रसूख देखिए उसका कितना था कि आपने देखा होगा, मऊ में दंगे हुए तो खुली जीप में घूमता था। तो सबको मालूम था कि इसको राजनीतिक प्रेशर है और जिस व्यक्ति को राजनीतिक प्रेशर हो तो सब जितने सरकारी ठेके पट्टे हों, जितने व्यापार के माध्यम हो, सब उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। अगर किसी दूसरे को भी ठेका पट्टा मिला तो उसको उन्हें सर्टेन कमीशन देना पड़ता था।
तो एक तरह से पूरा पूर्वांचल में इसने अपना दबदबा कायम कर लिया था। पूरा सरकारी तंत्र के माध्यम से एक अपना पैरेलल तंत्र इसने बना दिया था कि इसके पास जब तक लोग नहीं आएंगे कोई भी सरकारी बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो ये मुख्तार अंसारी का दौर था उस समय। तो शैलेंद्र जी, ये जो परिवार आरोप लगा रहा है बार बार कि स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, आप चूंकि पुलिस फोर्स में रह चुके हैं, जेल को भी आपने देखा होगा, क्या इस तरह से संभव है कि किसी व्यक्ति को स्लो पॉइजन दिया जाए? क्या किसी व्यक्ति को इस तरह का खतरा हो? चूंकि 3.5 साल से यूपी की जेल में मुख्तार अंसारी बंद है और तबीयत लगातार खराब थी, बावजूद इसके इस तरह का आरोप, इन आरोपों में कितना दम हो सकता है, या आगे इसका अगर लीगल प्रोसीडिंग देखें तो क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपसे बार बार कहता था, और आज नहीं 3 साल पहले से जब मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से यहाँ लाया गया था, तो मैंने अपने कई इंटरव्यू में कहा था कि मुख्तार अंसारी देखिए अब घबराया हुआ है और ये हर समय इसको डर सता रहा है कि अब मेरे साथ कहीं कुछ हो न जाए। और इसी का नतीजा था, आपने कुछ दिन पहले भी देखा, न्यायालय में इसने गुहार लगाई थी कि मुझको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मुझको से मारने की कोशिश की जा रही। ये कहीं कुछ ऐसा नहीं, केवल इसका डर था। कारण ये है कि जो आपने किया है, तो आपको मालूम है कि लोग हमारे प्रति भी कहीं न कहीं से वो बद्दुआएं देंगे या हमारे प्रति कुछ नफरत रखते होंगे, और वो नफरत की आग में जलते जलते या उस जो कहिए उसमें डर में रहते रहते इसकी मानसिक स्थिति लास्ट में खराब हो गई थी, जैसा मुझे पता चला था। और जिस तरह के बयान ये देता था, तो ये सरकार के द्वारा कुछ किया हुआ नहीं है, ये इसका अपना ही डर था, अपने ही कर्म है जो सामने आए हैं, और आज वो हार्ट अटैक के रूप में इसकी मौत हुई जो सामने है। अब आगे क्या?